भारत और पूरे विश्व का भविष्य है। अमृतकाल के ये 25 साल भारत के युवाओं के लिए बहुत अहम है। ये 25 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय के हर छात्र के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। यहां से निकलकर आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, आप पर अपनी यूनिवर्सिटी के मानवीय मूल्यों की मोहर दिखनी चाहिए। आपका जो लोगो है, आप किताब जला सकते हैं लेकिन ज्ञान नहीं। बस इसी बात से आज का टॉपिक शुरू करने वाली हूँ, जिसमें हम नालंदा यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन के बारे में बात करेंगे, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, जो कि 19 जून 2024 को हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर के पास नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने परिसर में बोधि वृक्ष का एक पौधा भी लगाया, जो बौद्ध विरासत और भारतीय आध्यात्मिकता का प्रतीक है। बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलेक्कर, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश राज्य मंत्री श्री पवित्रा मार्गरेटा और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरविंद पनगडिया इस अवसर पर उपस्थित थे। तो चलिए, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें इतिहास के उन पन्नों तक ले जाएगी जहां शिक्षा और ज्ञान का एक अद्वितीय केंद्र हुआ करता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की। इस विश्वविद्यालय का नाम नालंदा रखा गया, जिसका अर्थ है ज्ञान का दाता। इसने भारत को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान दी और इसे पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। नालंदा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार करना था। यहाँ बौद्ध धर्म के अलावा भी कई अन्य धर्मों और विज्ञान की पढ़ाई होती थी। यहाँ का वातावरण शिक्षा और ध्यान के लिए अत्यंत अनुकूल था। नालंदा के आचार्यों ने यहाँ शिक्षा की एक नई परिभाषा लिखी थी, जहाँ ज्ञान की दीपमालाएं प्रज्वलित होती। नालंदा विश्वविद्यालय का परिसर 14 हेक्टेयर में फैला हुआ था। इसमें 10 मंदिर और 8 अलग अलग प्रकार के छात्रावास थे। यहाँ एक विशाल ग्रंथालय था, जिसे धर्मगंज के नाम से भी जाना जाता था। धर्मगंज में लाखों की संख्या में पांडुलिपियां और ग्रंथ संग्रहित थे। रत्न सागर, रत्नोदती और रत्न रंजक इसके प्रमुख भाग थे। यहाँ की पांडुलिपियों में विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी होती थी, जो छात्रों और विद्वानों के लिए अत्यंत उपयोगी होती थी। नालंदा की स्थापना के कुछ ही समय बाद यह विश्वविद्यालय शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया। चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, मंगोलिया, तुर्की, श्रीलंका और इंडोनेशिया से छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। नालंदा की ख्याति इतनी अधिक थी कि यहाँ अध्ययन करने के लिए छात्र कठिन परीक्षाओं और लंबी यात्राओं का सामना करते थे। यहाँ के विद्वान शिक्षकों ने शिक्षा को एक नए आयाम तक पहुंचाया था। गौतम बुद्ध का नालंदा से गहरा संबंध था। कहा जाता है कि बुद्ध ने यहाँ कई बार भ्रमण किया और अपने उपदेश दिए। उनके अनुयामी और बौद्ध भिक्षुक यहाँ आकर अध्ययन और ध्यान करते थे। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव यहाँ के हर कोने में दिखता था। यहाँ के अध्ययन कक्ष, विहार और मंदिर सब कुछ बौद्ध की शिक्षाओं के छाप लिए हुए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली अत्यंत उन्नत थी। यहाँ पर विद्वान शिक्षक अपने छात्रों को न केवल सैद्धांतिक ज्ञान बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी देते थे। यहाँ की परीक्षाएं कठिन होती थी और केवल सबसे योग्य छात्र ही उन्हें पास कर पाते थे। छात्रों को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार विषयों का चयन करने का अवसर भी मिलता था और वे अपनी विशेषता के क्षेत्र में गहन अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन का माहौल अत्यंत अनुशासित और समर्पित था। यहाँ के छात्र और शिक्षक एक साधारण और अनुशासित जीवन जीते थे। वे अपने समय का सही उपयोग करते थे और अध्ययन के साथ साथ ध्यान और योग का भी अभ्यास करते थे। यहाँ के विहारों में रहने वाले छात्र एक परिवार की तरह रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे।
इस तरह का वातावरण उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत ही अनुकूल था। नालंदा विश्वविद्यालय का आर्किटेक्चर भी बहुत अद्भुत था। यहाँ के विहार, मंदिर और अध्ययन कक्ष वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने थे। नालंदा के विहारों में बड़ी संख्या में छात्र रहते थे और यहाँ का वातावरण अध्ययन और ध्यान के लिए आदर्श था। यहाँ के मंदिरों में बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं की झलक देखने को मिलती थी और यहाँ की मूर्ति कला और पेंटिंग्स कला के उच्चतम स्तर को दर्शाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में कई महान विद्वान और शिक्षक हुए जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। इनमें आर्यभट्ट, चाणक्य, नागार्जुन, धर्मपाल और शीलभद्र जैसे विद्वानों के नाम प्रमुख। आर्यभट्ट ने यहाँ खगोल विज्ञान और गणित में महत्वपूर्ण कार्य किया। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने राजनीति और अर्थशास्त्र में अपने अद्वितीय ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। नागार्जुन ने नालंदा में रहते हुए बौद्ध धर्म के महायान शाखा का विकास किया। उन्होंने मध्यम कारिका जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। धर्मपाल और शीलभद्र ने भी बौद्ध धर्म और दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ के शिक्षक अपने छात्रों को उच्चतम स्तर की शिक्षा प्रदान करते थे और छात्रों को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार विषयों का चयन करने का अवसर मिलता था। नालंदा विश्वविद्यालय का एक और रोचक पहलू है यहाँ की जीवन शैली। यहाँ के छात्र और शिक्षक एक साधारण और अनुशासित जीवन जीते थे। वे अपने समय का सही उपयोग करते थे और अध्ययन के साथ साथ ध्यान और योग का भी अभ्यास करते थे। यहाँ के विहारों में रहने वाले छात्र एक परिवार की तरह रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। इस तरह का वातावरण उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत ही अनुकूल था। नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वस्त होने के बावजूद इसकी महिमा और गौरव आज भी हमारे दिलों में जीवित है। इसका विनाश भारतीय शिक्षा और सांस्कृतिक धरोहर के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। यह विश्वविद्यालय कई सदियों तक ज्ञान और शोध का प्रमुख केंद्र रहा था। यहाँ से निकले विद्वानों ने दुनिया भर में भारतीय संस्कृति और ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। लेकिन हर कहानी का एक दुखद हिस्सा भी होता है। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश भी ऐसा ही एक दुखद अध्याय है। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी नाम के एक तुर्की सेनापति ने बिहार पर आक्रमण किया। उसका उद्देश्य इस्लामी सत्ता का विस्तार करना और अपनी शक्ति को मजबूत करना था। नालंदा, जो उस समय शिक्षा का केंद्र था, उसके आक्रमण का मुख्य लक्ष्य बन गया था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया और इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसने नालंदा के विहारों और मंदिरों को तोड़ दिया और यहाँ के ग्रंथालय को आग लगा दी। धर्मगंज ग्रंथालय, जिसमें लाखों की संख्या में पांडुलिपियां और ग्रंथ थे, वह जलकर राख हो गई। कहा जाता है कि यह आग कई महीनों तक जलती रही, जिससे अनमोल ज्ञान का अपूरणीय नुकसान हुआ। आक्रमण के दौरान बख्तियार खिलजी की सेना ने नालंदा के छात्रों और शिक्षकों को मार डाला। इस हिंसा ने न केवल विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया, बल्कि ज्ञान के प्रसार को भी रोक दिया। नालंदा विश्वविद्यालय के विहार, मंदिर और अध्ययन कक्षों को तोड़ दिया गया। इन इमारतों के ध्वस्त होने से न केवल भौतिक नुकसान हुआ, बल्कि शिक्षा और अनुसंधान के एक महत्वपूर्ण केंद्र का अस्तित्व समाप्त हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश भारतीय शिक्षा और सांस्कृतिक धरोहर के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। यह विश्वविद्यालय कई सदियों तक ज्ञान और शोध का प्रमुख केंद्र रहा था। यहाँ से निकले विद्वानों ने दुनिया भर में भारतीय संस्कृति और ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। नालंदा का विनाश केवल एक शैक्षिक संस्थान का नहीं, बल्कि एक संपूर्ण सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर का विनाश था। हालांकि नालंदा का पुराना गौरव कभी पूरी तरह से पुनः स्थापित नहीं हो सका, लेकिन आधुनिक समय में इसके पुनर्स्थापन के प्रयास किए गए हैं। 2006 में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना की गई और इसे फिर से एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह नालंदा की महानता,
और उसकी धरोहर का ही परिणाम है कि इतने सालों बाद भी लोग इसे याद करते हैं और यहाँ आकर ज्ञान की खोज में जुटते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास हमें यह सिखाता है कि ज्ञान और शिक्षा का संरक्षण और संवर्धन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह हमारे इतिहास की वह धरोहर है जिसे हम सभी को संजोकर रखना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान से यह सिद्ध होता है कि शिक्षा और ज्ञान की लोगों को कभी बुझाया नहीं जा सकता। यह केवल एक शैक्षिक संस्थान नहीं था, बल्कि यह एक विचार था, एक आंदोलन था जो शिक्षा और ज्ञान को समाज के हर हिस्से में फैलाना चाहता था। आज के समय में जब हम नालंदा की कहानी सुनते हैं तो हमें यह प्रेरणा देती है कि हम भी अपनी शिक्षा और ज्ञान को बढ़ाने में योगदान दें और अपनी संस्कृति और धरोहर को संजो कर रखें। चलिए हम आपको के मोहम्मद की बात बताएं, जो एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे एक्सपर्ट है। उन्होंने नालंदा के बारे में यह कहा है कि जो लोग भी नालंदा की धरती पर जाएं और नालंदा को विकसित करें, वह चाहते हैं कि वह सिर्फ नालंदा को देख नहीं बल्कि नालंदा को फूल भी करे। उनका यह मानना है कि सबसे पहले तो नालंदा के ऊपर एक पूरी स्टोरी होनी चाहिए जो नालंदा के हर चित्रण को दिखाए, क्योंकि नालंदा एक गौरवशाली इतिहास, ज्ञान का भंडार व सागर है। उनके हिसाब से कम वहाँ एक इंटरप्रिटेशन सेंटर जरूर होना चाहिए जो इस इतिहास के बारे में लोगों को सूचित कर सके, क्योंकि जो भी लोग वहाँ कदम रखे वह सिर्फ वहाँ की टूटी हुई जमीन या फिर टूटे हुए दीवार को ना देखें बल्कि गौरवशाली इतिहास को भी देखें और महसूस करें। उन्होंने अपने शब्दों को जारी रखते हुए यह बात और कही कि नालंदा वह जगह है जहाँ भगवान बुद्ध स्वयं आकर बैठा करते थे। यह भी साफ करते हुए बताया कि करीब 756 मनुस्क्रिप्ट चीन के कुछ बड़े स्कॉलर्स अपनी सवारी पर बांधकर लेकर जाते थे और उस जमाने में इतने सारे स्क्रिप्ट्स और इतने ज्ञान की बातें, तो हमसे हमारा इतिहास और हमारा ज्ञान का लेवल पता चलता था। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में जो नया नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है, उससे हमारे ज्ञान के धरोहर को एक नई दिशा मिलेगी और फिर से हमारा भारत विश्व में ज्ञान के सागर के रूप में जाना जाएगा। यही आशा करते हैं। आइए हम सभी मिलकर नालंदा विश्वविद्यालय की इस पुनर्स्थान यात्रा का हिस्सा बने और इसे एक बार फिर से शिक्षा और ज्ञान के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड